नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने शो वाणी द टॉक शो में। और मैं हूं आपकी एंकर, आपकी होस्ट दीपशिखा लागरा। मुस्कुराहट इसलिए नहीं कि जिंदगी में खुशियां बहुत हैं। मुस्कुराहट इसलिए है क्योंकि जिंदगी से ना हारने का वादा है। जी हाँ, हमारी एक मुस्कुराहट ना जाने कितनी उलझनों को सुलझा देती है। और हमारी एक ही मुस्कुराहट ना जाने कितने सवालों के जवाब दे देती है। आज जिस शख्सियत से हम आपका परिचय कराने जा रहे हैं, वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है और सालों से आपकी जिंदगियों में मुस्कुराहट बिखेरते आ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है अरुण जैमिनी जी का। नमस्कार जी, सर, बहुत 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 स्वागत शुक्रिया। है आपका। ये मैं अपना सौभाग्य समझती हूँ कि आज मुझे आपके सामने बैठने का मौका मिल रहा है, क्योंकि हम बचपन से सालों से आपको देखते सुनते आ रहे हैं। तो मैं शुरुआत करती हूँ कि आपके बचपन से ही, जहाँ मैं यहीं से शुरुआत करी हूँ कि आपका बचपन कैसा रहा और आपने कैसे अपने इस करियर की शुरुआत की। ये लक बाय चांस था या आपका बचपन से स्वभाव ऐसा था? तो कैसे अपने अपने करियर की शुरुआत की? मेरा बचपन भी वैसे ही रहा जैसे और बच्चों का रहता है। हाँ जी। और शुरुआत जो हुई दरअसल मेरे पिता जैमिनी हरियाणवी बहुत प्रसिद्ध कवि थे हाँ जी, हाँ जी। मंच के, तो हाँ। घर पे माहौल ऐसा था कि उस माहौल में बिगड़ना संभव था। तो मैं भी बिगड़ गया। फिर घर में कवि लोग आते रहते थे हुँ, तो उनका संसर्ग मिलता रहा। हुँ, तो इस कारण से घर के माहौल के कारण हुँ, ये सब शुरू हो गया। हुँ, और मेरी पहली कविता जब मैं शायद 8वीं कक्षा में था, हुँ। तब पराग बच्चों की पत्रिका आती थी हाँ टाइम्स जी, ऑफ हाँ इंडिया जी। ग्रुप की, हाँ जी। उसमें वो छप गई। तो कविता छप गई तो फिर गलतफहमी भी हो गई कि मैं कवि हूँ, बस। अच्छा। तो ये वहाँ से शुरुआत हुई। उसके बाद तो हुँ, फिर लिखते रहे, छपते हुँ, रहे। पहले तो लिखना और छपने का ही काम था, हुँ, हुँ, चाहे वो दैनिक हिंदुस्तान हो, साप्ताहिक हिंदुस्तान हो, धर्मयुग हो, माधुरी हो, हुँ। जनसत्ता हो, इन सब अखबारों में कविताएं भी हाँ, ये छपती रही। बहुत फेमस न्यूज़पेपर हाँ, है। अच्छा, ज़्यादातर ऐसा होता है कि ज़रूरी नहीं है कि राजा का बेटा राजा ही बने, हमेशा हम ये देखते हुए आए हैं। तो आपके पिता बहुत ही प्रसिद्ध कवि थे, और उसके बाद ज़रूरी नहीं था कि आप भी कवि ही बनते। तो आपने उनको देखा शुरू से कि वही आपको वही परवरिश, उसी तरह के आपको माहौल मिला, घर में लोगों को उठते-बैठते से। तो घर में आपके शुरू से ऐसा ही परिवार में भी ऐसा रहा कि हँसना, बात-बात पे व्यंग करना, एक-दूसरे को छेड़ना, क्या ऐसा ही माहौल रहा शुरू बिल्कुल से? ऐसे ही माहौल रहता है घर में, क्योंकि वो जो कवि मित्र आते थे पिताजी के साथ, हाँ जी। आदित्य जी वगैरह, सुरेंद्र शर्मा जी वगैरह, जो तो वो अच्छा। आपस में जो नोक झोंक करते थे उसका असर तो पड़ेगा ही ना। अब फिर हाँ। हम भी कॉलेज टाइम में खूब हुँ, हुँ। यारों दोस्तों के साथ जो है वो छेड़खानी करना, उनको व्यंग कसना, उनकी ऐश-तैशी करना, ये तो उस वक़्त से शुरू हो गया था। हुँ, हुँ। तो उससे पढ़ाई पर कोई असर नहीं हुआ? मतलब कुछ ऐसा दबाव नहीं था पढ़ाई पर कि नहीं, पिताजी ने कभी कहा हो कि नहीं भई, पढ़ाई पर भी उतना ही ध्यान देना है इसके साथ-साथ? देखो पिताजी टीचर भी थे, तो हुँ, पढ़ाई पे तो हाँ। ध्यान दिलवाना उनका काम था ही। तो पढ़ाई में कैसे थे आप? पढ़ाई में सामान्य थे अपने, अच्छा, फेल कभी भी नहीं हुए अच्छा। ज़िंदगी में। हुँ, हुँ। और बीए किया, एमए किया और उस दौरान छपते रहे। और हुँ, फिर उसके बाद 1 साल नौकरी की भी ट्राई की मैंने, हुँ, कोशिश की 1 साल। अच्छा। मैंने डिप्लोमा किया उसके बाद जर्नलिज़्म में एमए करने के बाद, और 1 साल कोशिश की। वो कोशिश 1 साल के बाद मैंने बंद कर दी कि मैंने कहा अब सिर्फ़ कवि सम्मेलन फिर करना आपका मन नहीं लगा उसमें? है। नहीं, नौकरी लगी होती तो मन लगता ना। अच्छा, तो अच्छा। नौकरी लगी नहीं तो मन कहाँ से लगता? तो अच्छा, इसलिए फिर उसके बाद ये तय कर लिया कि अब नौकरी नहीं करनी। तो आपने इंटरव्यूज़ भी दिए? हाँ, दिए, जॉब के काफ़ी सारे? दिए, खूब इंटरव्यू दिए। तो क्या रीज़न, किस वज़ह से नहीं लग पाता था? क्या रीज़न ऐसा लगता था कि जॉब? रीज़न तो कई कई कारण होते हैं जी, देखो। हुँ, अब एक जगह हम गए थे बम्बई इंटरव्यू के लिए, हुँ, तो वहाँ लगभग 100 उम्मीदवार थे हुँ, और हुँ। एक पोस्ट थी हिंदी अधिकारी की। और उस टाइम बहुत मायने रखती थी, 100 हाँ, उम्मीदवार भी बहुत ज़्यादा। हाँ। तब मैंने एक कविता लिखी फिर उस इंटरव्यू को दे के आने, इंटरव्यू भी दे के आया तो मैं मज़े लेके आया उनसे। अच्छा। उन्होंने मुझे चाय पिलाई, बिस्कुट खिलाया बाकायदा, क्योंकि मैं हुँ, आनंद लेने चला गया। मैंने कहा होना तो है नहीं, यहाँ हुँ, 100 हुँ, लोग हैं, हुँ, क्या मतलब है? तो उसके बाद मैंने कविता लिखी। अच्छा। इंटरव्यू देने पहुंचा हरियाणा का एक युवा युवा बेरोजगार, एक पोस्ट के लिए आए थे पूरे 80 उम्मीदवार। किसे रखना है यह बात तय थी। ऐसी जगह तय होता है, हुँ, किसे रखना है यह बात तय थी। इसलिए चयनकर्ताओं के सवालों में ना सुर, ना ताल, ना लय थी।
एक चयनकर्ता ने हरियाणवी छोरे से पूछा, बोले बताओ ताजमहल कहाँ है? हरियाणवी छोरा बोला जी रोहतक में। बोले बहुत अच्छा, इतना भी नहीं जानता, नौकरी क्या खाक करेगा? हरियाणवी छोरा बोला आगरे में बदन तो क्या रख लेगा? तो ये उस इंटरव्यू का परिणाम हुआ। तो वो रखना नहीं भाई, कहीं का बताओ क्या फर्क पड़ रहा है? नहीं, वो भी परिणाम भी अच्छा ही रहा। चलिए, अच्छा, आपने 1971 में अपनी पहली कविता का पाठ किया था। हाँ, मैंने ये पढ़ा है आपके बारे में बिल्कुल कि आपने बिल्कुल 1971 में किया। एक तो कितने छोटे थे आप उस वो समय? स्कूल में पढ़ रहे थे, एक बाल कवि सम्मेलन किया था हमने अच्छा। तिमारपुर में, और उसमें पहले बच्चों का कवि सम्मेलन हुआ, फिर बड़ों का हुआ, और वो पहला काव्य पाठ था। जब उन दिनों छप गई थी ना कि कविता, तो इसलिए वो बुखार भी था, कवि सम्मेलन करवाया बाकायदा और वो सब। तो माँ-बाप की क्या प्रतिक्रिया रहती थी? जब उन्होंने मतलब पहली बार आपने कभी तो उनको कविता अपनी सुनाई होगी, देखा होगा कि भई हाँ, हमारे ही पदचिह्नों पर हमारा बच्चा जा रहा है, तो उनकी क्या कोई प्रतिक्रिया पिताजी थी? के साथ तो मैंने बहुत मंच भी शेयर किए, बहुत अच्छा, कवि सम्मेलन उनके साथ किए मैंने, बहुत बड़ी और बात बड़े है। खुश होते थे वो, स्वाभाविक है भाई। हुँ, बच्चा आगे जा रहा होता है तो बाप को सबसे ज्यादा खुशी होती हुँ, है। और माँ ने मेरा कवि सम्मेलन एक ही बार सुना, अच्छा। जब मुझे काका हाथरसी सम्मान दिया हुँ, सन 2000 में, हुँ, और उस वक्त सुषमा स्वराज मिनिस्टर थी, हुँ, उन्होंने हुँ। उनके हाथों मिला था, तो मेरी माँ उस कार्यक्रम में आई थी, और पहली बार मेरी माँ ने जब वहीं सुना, टीवी वगैरह पे सुन लिया था, लाइव उन्होंने जब ही सुना था। अच्छा, आप हरियाणवी समाज से हैं। आपकी मुझे लगता है आपकी परवरिश भी वहीं से ही हाँ, हुई जन्म है। मेरा वहीं हुआ है। हाँ, जन्म वहीं हुआ है आपका। तो मैंने ये सरनेम वैसे सुना नहीं है। ये जेमिनी, ये आपका सरनेम है या आपको किसी से इंस्पायर्ड होके कुछ ऐसा? नहीं, जैमिनी हमारा गोत्र है। ये अच्छा। जैमिनी एक ऋषि हुए हैं, हुँ, हुँ। जिन्होंने पूर्व मीमांसा लिखी थी, हुँ, हुँ। तो उन्हीं ऋषि के नाम पे हमारा गोत्र है। तो सब वही सरनेम यूज़ वही करते वही हैं परिवार गोत्र में, ही इस्तेमाल करते सब लोग। अच्छा, एक बात बताइए सर कि मैं देखती आ रही हूँ कि ज़्यादातर जो जोक्स होते हैं और जैसे सुरेंद्र शर्मा जी भी हैं, आप हैं, मतलब देखा है कि ज़्यादातर जोक्स जो होते हैं, जो भी हास्य कविताएँ होती हैं, वो महिलाओं पे क्यों होती हैं? ऐसा क्या उनके अंदर ये क्या उसके अंदर कोई रीज़न है उसके पीछे क्या? हैं। नहीं, ऐसा या है। पुरुष ज़्यादा ही प्रताड़ित हैं या कोई निजी नहीं। अनुभव? ऐसा क्या रीज़न है? देखो जी, प्रताड़ित तो स्त्री है, हुँ, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हास्य पैदा करने के लिए हुँ, आपको विपरीत स्थिति में जाना पड़ता है, हुँ, तो वो विपरीत स्थिति ही हास्य पैदा करती है। हुँ, हास्य जो है जब भी पैदा होगा जब पता लगेगा पति बर्तन मांज रहा है, झाड़ू पोछा लगा रहा है, हुँ, हुँ, क्योंकि वो उलट है ना, तो तभी जीवन से उलट है, उस पर ही हास्य निकलेगा फिर। हुँ, और हास्य जो है वो करुणा से ही निकलता है, तो जब तक वो स्थिति पैदा नहीं होगी तो हास्य कहाँ से निकलेगा? तो इसलिए ऐसा नहीं है कि वो महिलाओं के खिलाफ होता है, वो आनंद के लिए होता है, हास्य के लिए होता है। हाँ, क्योंकि मैं उसका ये उद्देश्य, क्योंकि स्त्री सबसे अधिक प्रताड़ित रही है और अभी भी है, इसमें कोई शक नहीं है। पुरुष प्रधान समाज जो है वो कहाँ महिलाओं को आगे आने देता है। अच्छा, आज एक दौर चल पड़ा है स्टैंडिंग कॉमेडियंस का। आप क्योंकि आप इसी इंडस्ट्री से सालों साल आप रहे हैं यहाँ पर, तो आप देखते आए होंगे। तो स्टैंडिंग कॉमेडी तो पहले भी होती ही है, आप हाँ। लोगों ने भी वहीं से शुरुआत की है, अभी भी होती है। पर अभी थोड़े से ना स्टैंडर्ड्स चेंज हो गए हैं, बदल गए हैं। अभी मैं देखती हूँ कि उसमें अभद्र भाषाओं का भी प्रयोग होता है, अश्लील डबल मीनिंग बातें भी होती हैं। तो आपको क्या लगता है कि मतलब कितना बदलाव आया, क्या ये सही है और स्तर क्या गिरा है थोड़ा हास्य? इसमें भी शब्द पे आपत्ति है मुझे हम्म, कि डबल मीनिंग भी होते, डबल मीनिंग ही होते हैं। हाँ, भी मैं नहीं है, वही ही है हाँ, वहाँ स्थिति। और मैंने दरअसल स्टैंड अप कॉमेडी बहुत पहले से चल रही है, जॉनी लीवर करते थे, या वो के नायकर थे जबलपुर के, वो करते थे, कभी वो वाहियात नहीं हुए। लेकिन अब पता नहीं, एक तो गाली से तो शुरू करते हैं वो। अब यंगस्टर ज्यादा हो गए हैं, हाँ, बहुत नौजवान है हमारे। और वो सुनने भी नौजवान ही आते हैं, हम्म, तो वो लगता नहीं है कि उन्हें गालियां सुन के हंसी आ रही होती है। मुझे समझ में नहीं है गालियां सुन के कैसे हंस सकता है आदमी। लेकिन बस वो क्योंकि शायद उन्होंने इतने खुले में ना तो गालियां दी है ना सुनी है, इसलिए उन्हें उसमें हास्य लगता है। गालियों में क्या हास्य है बताओ? लेकिन अब आजकल तो लोग खुलेआम भी इसी तरह से गालियों से बात कर रहे हैं। वो कोई अच्छी बात तो नहीं है ना। वो कोई
आप परिवार के साथ बैठ के ये सुन सकते हैं क्या? नहीं सुना जा सकता। तो इसलिए स्टैंड अप कॉमेडी का एक लिमिट दायरा है। जो अच्छे हैं वो चल रहे हैं, वो तो चलेंगे ही। बल्कि ये अब तो क्षणिक मूवीज हैं में भी लोग। आ रहे हैं, कई ये- ऐसे फेमस हो चुके हैं जो अभी मूवीज भी कर रहे हैं। हाँ हाँ कई हाँ। स्टैंड अप एक कॉमेडियन वो वरुण हैं और ये सब कई लोग हैं, हाँ, बहुत सारे फिल्मों ऐसे में नाम गीत भी लिखे हैं उन्होंने। हम्म, तो अच्छे लोग तो अब आगे निकलेंगे ही निकलेंगे, लेकिन ये जो इसका सहारा लेके चलते हैं वो ज्यादा दिन नहीं चल नहीं रहा चल है। सकते। तो आपको लगता है कि आज जैसा दौर हमारी जनरेशन जिस तरह से चेंज हो रही है, बदल रही है, आप इतने सालों से कर रहे हैं, देख रहे हैं कि आपकी जो एक ऑथेंटिसिटी है, आपके हाथ से जो रस होता है आपका, उसमें एक ऑथेंटिसिटी है, तो वो कहीं न कहीं पिछड़ रही है। जो आने वाली जनरेशन है, उनको तो वो देखने को ही नहीं मिला। काफ़ी जो आगे जनरेशन आएगी, वो तो उसको अच्छे आप लोगों से ज़्यादा अच्छे से रूबरू नहीं हो पाएगी। उनको तो वही मिलेगा जो अब दिख रहा है, नौजवान जो नए-नए आ रहे हैं स्टैंड अप नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, वो पिछड़ ना जाए, ऐसा कभी कुछ लगता है ऐसा आपको? नहीं होता। कारण ये है कि जब हम भी युवा थे हुँ, तो हम तो खैर कविता के शौकीन थे, इसलिए कवि सम्मेलनों में जाते थे, सुनने भी जाते थे। तो लेकिन बाकी युवा उस वक़्त भी नहीं जाते थे। कवि सम्मेलन सुनने की एक अलग उम्र होती है। शादी के 5 साल बाद ही आदमी कविता सुनने लायक होता है। शादी के 5 साल बाद क्यों? फिर वही आप उसी बात पे आ गए। ऐसा क्यों? बिल्कुल, देखो आप शादी से के टाइम आप उसका बेडरूम चेक करो, हुँ, परफ्यूम मिलेंगे आपको खुशबूदार, हैं, गुलाब के फूल भी मिलेंगे। 5 साल बाद क्या मिलेगा? बाम की शीशी, हैं, सिर दर्द की गोली। तो जब आदमी ऐसी स्थिति आ जाए बेडरूम में, तब वो कविता सुनने लायक। हाँ, तो गाँव में जो चौपाल पे लोग गपशप करते थे, वो वहाँ रियल ठहाके थे, जीवन के अनुभव थे वो। और वो संस्कृति शहरों में तो कभी रही नहीं ना। दिक्कत ये है, जो अड्डेबाजी का काम होता था, वो ये सब काम हास्य के लिए बहुत जरूरी थे। तो आप अब मिस करते हैं? हाँ, वो तो स्वाभाविक है, वो कहाँ है। तो एक जब आप कविता लिखने बैठते हैं, तो किस तरह के भाव आपके मन में होते हैं या आप किस तरह का वातावरण अपने आसपास, क्या आपको खुद को प्रिपेयर करना पड़ता है या विचार ऐसे आते हैं कि आज मुझे इस विषय पे लिखना है, आप या वो जस्ट ऐसा ही हो जाता है? जैसे सोच के कविता लिखी नहीं जा सकती, वो तो आती है और वो कहीं भी आ जाता है दिमाग में। और अधिकतर मेरी कविताएं यूनिवर्सिटी के कॉफी हाउस में लिखी गई, पूरे शोर शराबे में। अच्छा। तो ये नहीं कि कभी कोई एकांत चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। हास्य के लिए तो आपको पूरा माहौल चाहिए होता है ना। तो आपको ऑब्जर्वेशन पे तो वर्क करते हैं? ऑब्जर्वेशन पे वर्क होता है, तो उसमें ज्यादा आनंद आता है। आपने कहा यूनिवर्सिटी की कॉफी हाउस में, हाँ। तो हम देखते थे बचपन में ना या जब हमारे कॉलेज में या बचपन स्कूल कॉलेजेस में कुछ ऐसे टीचर्स की मिमिक्री करते हैं बच्चे, कभी कुछ आपने ऐसा किया? खूब होता था। कोई ऐसा कोई टीचर नहीं था जिसकी कोई छेड़ ना रखी हो। अच्छा। तो ये तो स्वाभाविक है उस वक्त का। ये तो अगर वो नहीं किया तो फिर कैसे बचपन को और उसको कैसे जिया किशोरावस्था में। ये तो बड़ा ऐसा वाकया या बहुत कभी ऐसा हो कि डांट पड़ी हो या कुछ ऐसा परेशानी हो, कुछ ऐसा? डांट तो ऐसा कोई बच्चा नहीं जिसे माँ बाप से डांटना पड़ी हो। नहीं, स्कूल ये कोई अमेरिका तो है नहीं कि यहाँ बच्चों को डांटना अपराध है। और स्कूल में भी खूब ये सब रहता है। कॉलेज टाइम में भी हमारे साथ ये रहता था। कॉलेज में जैसे हमें डिबेट्स कविता प्रतियोगिता में जाते थे, खूब पुरस्कार भी जीते। एक बार वो बैज मिलता है ना, बैज, वो एक बैज मिला। अगले साल से उम्मीद थी कोट मिलेगा। अच्छा। तो कोट, कॉलेज टाइम तक कोट नहीं पहना था मैंने। अच्छा। तो लगा कि अब कोट मिलेगा तो कोट पहनेंगे। और अगली बार वो कोट उन्होंने दिया ही नहीं मुझे। तो मैंने विरोध प्रकट किया। तो बोले आप तो हास्य रस के कवि हो ना, अधम कोटि के। तो हास्य को जो अधम कोटि का रस माना गया, उसकी वजह से मुझे वो मिला नहीं। जबकि मेरे पुरस्कार भी 18 थे पूरे यूनिवर्सिटी लेवल के। तो ये कष्ट हमने बहुत सहे हास्य को लेके। तो ऐसा क्यों, मतलब इतनी हीन दृष्टि से क्यों देखना? मतलब हास्य को तो सीरियसली लिया ही नहीं ना किसी ने। ये शुरू से अब जाके स्थिति ठीक हुई है हास्य के प्रति, वरना ये स्थिति तो हास्य को तो रस जो है वो अधम कोटि का रस, मम्मट ने कह दिया अधम कोटि का रस है तो मान लिया अधम कोटि का। इतना सम्मान नहीं मिलता था? कहाँ मिलता था? लेकिन आपके पिताजी तो बहुत सम्मान अरे वो ये सब बाद की बात हुई ना।
उससे पहले जो टीचर्स थे वो तो पहले के पढ़े हुए हैं ना, तो उनके लिए तो बड़ी गंभीर कविता ही महत्वपूर्ण होती थी, जो कोर्स में लगी हुई है, जो समझ में ना आए, वो नई कविता का दौर था, समझ में आ गई तो कहाँ की कविता। तो ये सब देखिए हमने स्थिति। तो आपकी 2 बड़ी प्रसिद्ध कविताएं आपने लिखी थी, फिलहाल इतना ही है और एक खून बोलता है। हाँ। किस पर बेस्ड है, कुछ बताइए उसके बारे में। फिलहाल इतना तो मेरी पुस्तक का नाम है, उसमें बहुत कविताएं हैं। फिलहाल इतना एक कविता विशेष नहीं है, वो पुस्तक का नाम है। और खून बोलता है ये कविता मैंने अभी ऐसे हमारे जीवन काल में जो युद्ध हुआ, जब हमारी समझ आई, तो ये कारगिल का युद्ध था। इससे पहले तो हमने कोई युद्ध 1971 में जब हुआ था तो हम बच्चे थे, तब उतनी समझ भी नहीं थी। तो हमारे सामने ये पहला युद्ध हुआ, जिसे युद्ध को घोषित भी नहीं किया गया। तो पहली बार युद्ध पे हास्य की कविता मैंने लिखी। युद्ध वैसे वीर रस का विषय है या करुण रस का, लेकिन नाम से ही लग रहा है कि थोड़ा पैट्रियोटिक खून बोलता है। तो मैंने युद्ध पे हास्य की कविता लिखी, वो सुना देता हूँ आपको। हाँ प्लीज हम सुनना चाहेंगे। एक मिनट जरा मुझे सोचना पड़ेगा क्योंकि काफी टाइम हो गया ना। 2-4 जो भी। नहीं, कविता तो पूरी सुनाई जाएगी, वो 2-4 से कुछ नहीं होगा। मैं वही कह रही हूँ कि आप पूरी सुनाइए, हम बैठे हैं। सीमा पर जैसी ही छिड़ी लड़ाई, देशभक्ति की भावना सब में उमड़ आई। कुर्बानी का कुछ ऐसा चढ़ा जुनून कि घायल सैनिकों को सभी देने लगे अपना अपना खून। नेता हो या व्यापारी, कवि हो या भिखारी, खिलाड़ी हो या संगीतकार, अध्यापक हो या बेरोजगार, तरह तरह के लोगों का जब घायल सैनिकों में खून चढ़ा तो सबका प्रभाव अलग अलग पड़ा। एक भिखारी का खून जब सैनिक के शरीर में गरमाया तो दुश्मन का गिरेबान पकड़ के गिड़गिड़ाया, जरा इस तरफ भी ध्यान दे दे, दे दे ऊपर वाले के नाम पे अपनी जान दे दे। इतना कहकर जैसे ही उसने जान ली, दूसरे दुश्मन ने उसकी नीयत फौरन पहचान ली। वो वापस नियंत्रण रेखा की तरफ भाग चला। हमारा सैनिक बोला, जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। कवि का खून चढ़वाए सैनिक ने, ये कवि बड़ा खतरनाक होता है। अभी कुछ दिन पहले की घटना है, मैं दिल्ली में आ रहा था फ्लाइट से, बंबई से दिल्ली, तो एक सज्जन बराबर में बैठे थे, तो उन्होंने पूछ लिया आप क्या करते हैं। मैंने कहा मैं कवि हूं। मैंने पलट के पूछ लिया और आप? बोला जी मैं बहरा हूं। कवि का खून चढ़वाए सैनिक ने जब दुश्मन को अपने चुंगल में फंसाया तो दुश्मन गिड़गिड़ाया, माफ कर दो माफ कर दो। सैनिक बोला जाओ तुम्हें माफ किया। इतना कह के पहले तो उसने बंदूक की नाल साफ करने वाले ब्रश से दुश्मन का कान साफ किया, फिर अपनी कविताओं का बारूदी पुलिंदा बंदूक की जगह अपनी जुबान में भरा और दाग दिए 12 दोहे, 24 कविता और 36 चौपाई। और जब तक उसके प्राण नहीं निकले उससे तालियां बजवाई। अध्यापक के खून वाला सैनिक निहत्था ही दुश्मन के बंकर में आया। अच्छा, वो निहत्था जा भी सकता है, जब वो 60 बच्चों की क्लास में निहत्था जा सकता है तो उसे वहां क्या खतरा। अध्यापक के खून वाला सैनिक निहत्था ही दुश्मन के बंकर में आया, एक का कान मरोड़ते हुए गुर्राया। अच्छा, मेरे पीरियड में आधी क्लास भाग गई। तुम सब लोग इस क्लास में कहां से आ घुसे? तुम सब के नाम तो स्कूल से सन 47 में कट चुके। और क्या ये बंकर याद करो सन 71, जब हमने चमत्कार दिखलाया था, 90,000 नालायकों से एक साथ कान पकड़वाया था। अबे मूर्ख, हम सारे देश के चहेते हैं, इतिहास पढ़ाते पढ़ाते भूगोल बदल देते हैं। सुनो, ये बंदूक यहां से हटाओ, जाओ किसी पेड़ पर से एक मोटी डंडी तोड़कर लाओ, पूरी चौथी पर उधम मचा रखा है, फौरन मुर्गा बन जाओ। और मुर्गा बने बने ही अपने खून से 40 बार जय हिंद लिख कर दिखलाओ। तुम्हें बंदूक में ना गोली भरनी आती है न चलानी आती है, कुछ दिन मेरे घर ट्यूशन पढ़ने आओ। एक फिल्म अभिनेता का खून चढ़े सैनिक से अफसर ने कहा निशाना लगाओ। सैनिक बोला पहले कैमरामैन बुलाओ और लाइट जलवाओ। अफसर बोला लाइट जलवा के मरवाएगा? तो सैनिक बोला मुझे मरने का डर मत दिखाओ, ये काम मैं पहले भी कर चुका हूं, अब से पहले 15 फिल्मों में 50 बार मर चुका हूं। अफसर चौंका, 15 फिल्मों में 50 बार? ऐसा तूने क्या करा था? सैनिक बोला क्यों, रीटेक में तेरा बाप मरा था। फिल्मोनिया से ग्रस्त व्यक्ति के खून ने और कमाल दिखाया, आगे बढ़ते दुश्मन को देखते ही चिल्लाया, जाने तुम्हारे पांव देखे बहुत गंदे हैं,
इन वादियों में घिन आएगी, इन्हें हमारी जमीन पे मत रखना, जमीन मैली हो जाएगी। और इसमें शिक्षा व्यवस्था पर एक व्यंग। एक सैनिक का बहुत ही मजबूत था कांधा, उसने 4 दुश्मनों का एक गट्ठर सा बांधा, उठाया, पीठ पर लटकाया और सारे युद्ध क्षेत्र का नक्शा बदल दिया। जब वो 5वें दुश्मन को एक हाथ में पानी की बोतल की तरह लटका कर चल दिया, सब हैरान परेशान, खा गए गच्चा। लेकिन ये किस्सा है सच्चा, क्योंकि उस सैनिक को खून देकर आया था एक स्कूल का बच्चा। एक सैनिक को गलती से एक नेता का खून चढ़ गया, यहां गलती हो गई है। एक सैनिक को गलती से एक नेता खून चढ़ गया, ठीक होते फ्रंट की बजाय दिल्ली की तरफ बढ़ गया। उसे फ्रंट का सही मतलब समझाया गया और सीधा कारगिल भिजवाया गया। वहां तोपों को देखते उसका कलेजा हिला। अच्छा, यही हो वो फोर्स तो जिसका कमीशन मुझे आज तक नहीं मिला। चल छोड़, अभी इस चक्कर में क्या पढ़ना है। फिर अफसर से बोला, अच्छा बताओ मुझे किस चुनाव क्षेत्र से लड़ना है। अफसर ने कहा द्रास। वो बोला क्या का मद्रास, मुझे तो उत्तर भारत में कहीं से लड़ा दो। अफसर गुस्से में बोला, इसे सीधा टाइगर हिल पे चढ़ा दो। वो सिरसिरा चढ़ते चढ़ते कई बार गिरा। इस दृश्य का आप लोग आनंद लें। वो सिरसिरा चढ़ते चढ़ते कई बार गिरा, जहां भी 2-4 सैनिक दिखें वहीं रस्सी छोड़ दे और वोट मांगने के लिए दोनों हाथ जोड़ दे। खैर सारे रास्ते उसने खूब वायदे किए, खूब आश्वासन दिए, खूब भाषण पिलाया और इसीलिए टाइगर हिल पे चढ़ ही नहीं पाया। वो तो शुक्र है इसी दौरान बंद हो गई लड़ाई, वरना पता नहीं क्या गुल खिलाता भाई। लेकिन मैं कहता हूं कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, नेताओं का खून सैनिकों को नहीं बल्कि सैनिकों का खून नेताओं को चढ़वाया जाए, ताकि उनमें भी भारत माँ के सच्चे सपूतों का रक्त हो। कोई ढूंढने से भी देशद्रोही ना निकले, हर नेता देशभक्त हो, हर नेता देशभक्त। बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा। मतलब एक-एक लाइन, एक-एक मुझे लगता है कि जो भी दर्शक सुन रहे होंगे ना, उन्होंने खुद को कनेक्ट किया होगा या जिस भी प्रोफेशन से होंगे। बहुत ही अच्छी कविता। एक कोई ऐसी कविता जो आपके बहुत ही करीब हो या जिसके बोलने पर या सुनाते हुए आप बहुत भावुक हो गए हो, कुछ ऐसी कविता कोई? मैं भावुक कविता लिखता ही नहीं, तो भावुक तो होने का मतलब ही नहीं। और हरियाणा के आदमी का तो वैसे भी भावुकता से कोई लेना देना नहीं। पर जो आपके वो करीब हो बहुत। एक बुढ़िया बैठी रो रही थी ना, तो एक ने पूछा, बोले ताई क्यों रोवे है। बोली खाली बैठी थी, सोचा थोड़ा रोए लूं। तो ये हमारे खाली बैठे का काम है जी, हम भावुक वावुक होते नहीं। हरियाणा का आदमी भावुक होता ही नहीं। तो परिवार में भी हमेशा ऐसा ही माहौल रहता है? हाँ ऐसा ही माहौल रहता है कितनी बिल्कुल। भी मतलब सीरियस सिचुएशन हो, ये आपका प्लस पॉइंट है कि आप ऐसे ही रहते हैं। हाँ मैं ऐसे ही रहता हूँ। कोई अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि सर जैसे आप पॉलिटिकल व्यंग भी करते हैं या हर क्षेत्र से करते हैं, एक कवि और एक लेखक जो होते हैं वो मलंग टाइप के होते हैं, उनको किसी से मतलब नहीं, ना कोई धर्म ना जाति। तो कभी ऐसा हुआ है कि आपके किसी ऐसे लेख पर या किसी कविता पे किसी ने कोई ऑब्जेक्शन किया, नहीं भाई ये तो हमारे अगेंस्ट जा रहे हैं या कुछ ऐसा? अगर सच पूछो तो ये अब शुरू हो गया, पहले नहीं था। अच्छा। ये पहले नहीं था। अब दरअसल एक तो ये जो सोशल मीडिया है ना, इसने हर एक को बोलने की शक्ति दे दी। अब बोलने की शक्ति मिलते ही वो कुछ भी बोलता है। जायज नाजायज। हाँ, उसे उसे अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होती है। तो कोई रिसेंट इंसिडेंट? बहुत बहुत होते हैं, बहुत डेली होता है। तो मतलब आपको भी क्रिटिसिज्म हाँ हाँ, झेलना खूब पड़ता है? खूब 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 गालियां मिल जाती हैं, कोई दिक्कत तो आप कभी उनका जवाब देते हैं? नहीं। जवाब तो उन्हें दो ना जो समझ सके, है ना। जो जो आजकल क्या है कि ये माहौल जब बहुत अधिक तनावपूर्ण और नफरती का माहौल जो बनाया गया है ना, उससे बहुत, अब नफरत जो है, आप शुरू में बो रहे हो तो उसका परिणाम तो नफरत ही निकलेगा ना। अब वो नफरत फिर धीरे धीरे अपने समाज के प्रति भी होगी। वो नफरत क्योंकि अंदर बो दी गई है आपके। अभी तो आप सोच रहे हो कि हम सिर्फ हिंदू मुसलमान कह के नफरत बो देंगे, लेकिन कल को वो नफरत आपके अंदर इतनी आ गई है कि वो आपके अपने परिवार के प्रति भी हो जाएगी, क्योंकि आपने तो जो ग्रहण किया वही तो आप वापस करोगे लोगों को। तो तभी मैंने एक अखबार में खबर पढ़ी कि बच्चे ने पिता को हत्या कर दी थी। तो ये क्या है, ये नफरत जो बोई गई है ना, उसका परिणाम है। ये बहुत स्थिति विकट है, पहले ऐसी नहीं थी। अब कोई मर्यादा पहले नहीं। नेता खूब सुनते थे, अपने ऊपर व्यंग भी सुनते थे, आनंद लेते थे। अब वो स्थिति नहीं है।
इसलिए अब राजनीतिक व्यंग करने से हम बचते हैं, क्योंकि तनाव पैदा करने से क्या फायदा है, लेकिन वो अभी पूरे भी माहौल को खराब कर देते हैं ना। लेकिन अभी भी खुलेआम हो रहा है, ऐसे बहुत से स्टैंड अप कॉमेडियंस हैं जो पॉलिटिकली भी करते हैं और उनको कई बार तो अप्रिशिएट भी किया जाता है, क्योंकि एक धर्म विशेष पर जब बोलते हैं तो जो उनके फेवर का होता है वो उनको अप्रिशिएट करते हैं, हाँ भाई बहुत अच्छा बोला। दूसरी जो कम्युनिटी है वो उसके अगेंस्ट खड़े हो वो जाते वही हैं, ये भी ठीक, चीज वो ठीक नहीं है हाँ। ना। वो आनी तो सबको पसंद आनी चाहिए ना, ये स्थिति है। तो क्योंकि ऐसा नहीं है सर कि मतलब अभी आप इतना सब कुछ आप लिख चुके हैं, आप इतना अनुभव आपको अपनी इस फील्ड में रहा है, तो ऐसा नहीं है कि मतलब आपके तो हिंदू मुस्लिम दोनों फॉलोअर्स रहे होंगे, हाँ है, अभी भी होंगे? बहुत। मैं आपको बताऊं सच ईमानदारी से हम्म कि मुझे एमए में जाके पता लगा था कि हिंदू अलग होते हैं, मुसलमान अलग। ये फैक्ट है, क्योंकि मेरे घर में माहौल ही नहीं था ऐसा। हम्म अच्छा, उन दिनों अखबारों में भी खबर हिंदू मुस्लिम के मुसलमान की नहीं आती थी कभी। एक समुदाय का दूसरे समुदाय से झगड़ा हो, कभी भी हिंदू मुस्लिम शब्द का इस्तेमाल अखबारों में नहीं होता था। अब तो टीवी चैनल पे ही हर वक्त हिंदू मुस्लिम करते रहते हैं। तो मुझे तो क्योंकि घर में माहौल ही नहीं था ऐसा, तो इसलिए मुझे तो कॉलेज में जब हम डूसू का चुनाव हुआ और मोहम्मद यूनुस सिद्दीकी को टिकट दिया एनएसयूआई ने, तो सबने ये कहा कि मुसलमान को टिकट दी थी, कैसे जीतेगा। तब मुझे पता लगा कि मुसलमान अलग होते हैं, हिंदू अलग होते हैं। मुझे तो जब तक ये नहीं पता था। तो मेरी परवरिश ऐसी हुई है कि हमने तो ये चीजें सीखी नहीं, उसका बड़ा फर्क पड़ता है ना। एक आर्टिस्ट के लिए तो सब एक जैसे ही हमारे लिए अरे हम पूरा विश्व एक परिवार, हम तो सनातन धर्म क्या है, पूरे विश्व को एक परिवार मानने की परंपरा है ना, फिर उसमें हिंदू मुसलमान कहां से आ जाएगा। जब पूरा विश्व एक परिवार है तो उसमें तो सभी आ गए ना। तो हाँ, मैं ये बात तो आपकी एग्री करती हूँ कि जब आप जाते हैं मंच पे, अपने आपके जो भी शोज इवेंट होते हैं, तो वहां पर हिंदू मुस्लिम होते हैं, आप ये देख कर तो नहीं करते कि मैं हिंदुओं को सुनाऊंगा या मुस्लिमों नहीं को जी नहीं नहीं, सुनाऊंगा, ऐसा कभी नहीं ये होता। तो सवाल ही नहीं तो उठता, ये सोच भी नहीं वहां तो आपको सकते, परफॉर्म करना ही है और ये तो हम सबके लिए सोच करना भी है। नहीं सकते। हमारे लिए तो श्रोता है, तो वो सब अपने हैं बस। तो अभी आपके तो बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स भी होंगे आपके, मेरे सब दो धर्मों तो के दोस्त हैं। उनके विचार कैसे मतलब रहते हैं, जब आपको भी ऐसा डिस्कशन आपस में बैठ के नहीं तब मैं उन होता? दोनों पक्षों के जो कट्टरवादी हैं उनका मैं हम्म नमस्ते कर लेता हूँ दूर से, क्योंकि मैं वो ऐसा हूं नहीं, तो इसलिए क्यों सुनूंगा। हम्म। अच्छा, एक बहुत ही ज्यादा लाइफ ना बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल हो चुकी है लोगों की, तो आप क्या ऐसा मैसेज देना चाहते हैं, कुछ ऐसा इस बारे में क्या कहना चाहेंगे कि सिर्फ लोगों को थेरेपीज ढूंढनी पड़ रही है तरह तरह की, तो उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो जी, तनाव लेने से तो कुछ समस्या का हल होना नहीं। हम्म समस्या का हल तो मुस्कुराहट में ही है, तनाव में नहीं है। आप एक समस्या आ गई है तो उसे आप तनाव लेके बैठ जाओगे तो समस्या बढ़ती चली जाएगी, और मुस्कुरा के उसका सामना करोगे तो खत्म हो जाएगी। तो इसलिए तनाव में रहना नहीं चाहिए किसी भी स्थिति में। इतना अमूल्य जीवन है, इसको आप तनाव में व्यतीत कर दो, डिप्रेशन आ जाता है, फिर दुनिया भर की बीमारियां हो जाती हैं। तो इन सब चीज़ों से मुक्ति के लिए जरूरी है कि तनाव रहित रहो। वो एक से कहा ना, बोले जी आप बिल्कुल तनाव रहित रहते हो, क्या कारण है? बोले बस मैं परवाह नहीं करता। बोले कमाल है, कोई आपको मूर्ख समझे तो आपको परवाह करनी पड़ेगी। बोले क्यों करूंगा, मूर्ख समझता है तो मैं एक कोने में जाता हूँ और सोचता हूँ इस साले को पता कैसे लगा। तो तनाव मुक्त होने के आपके पास तरीके होने चाहिए बस। तो आज आप इतने प्रसिद्ध हैं, बहुत सालों से ही हैं हालांकि, तो इतने सालों की सफलता के बाद अब क्या लगता है कि अभी आप, एक तो सबसे पहले ये कि आप अपने लिए क्या समय निकाल पाते हैं इतने बिजी शेड्यूल में? ये सब अपने लिए ही है हम्म भाई। आप खुद से बात करोगे ना हम्म तभी बात बनती है। हम्म एक रामावतार त्यागी जी का एक शेर है, आओ कोई पुल बनाए अपने आसपास, अरसा गुजर गया है खुद से कटे हुए। तो खुद से खुद को जोड़ना बहुत जरूरी है। जब आप खुद से, जैसे कविता जब आप सुनाते हैं, जब तक आप उसे खुद नहीं जिएंगे तो आप लोगों तक कैसे पहुंचा पाएंगे। तो रस कैसे निकलता है, साधारणीकरण से निकलता है। आप कोई फिल्म देखते हैं और फिल्म में नायक के साथ जब तक आपकी आत्मीयता नहीं हो जाती तब तक वो फिल्म आपको अच्छी नहीं लगेगी। जैसे ही नायक या नायिका से आपकी आत्मीयता जुड़ी तो उसका दुख आपको अपना दुख लगेगा, उसकी खुशी आपको अपनी खुशी लगेगी। तो वहीं रस की निष्पत्ति होती है।
रस वहीं पैदा होता है। उसकी खुशी में आपको खुशी होगी, उसके दुख में आपको दुख होगा। तो ये जब तक आप श्रोता के साथ इतने कनेक्ट नहीं हो जाए कि वो आपके आनंद की बात को आनंद में ना ले, तो फिर जब तक बात बनती भी नहीं है। आपको इतना अनुभव हो गया लेखन का, कभी कुछ ऐसा आपको बॉलीवुड से या कहीं से ऐसा ऑफर आया? कोई बहुत ज्यादा ऐसा नहीं आया, थोड़ा बहुत कभी आया था, वो कर देते हैं। आपकी प्रतिक्रिया क्या रही? नहीं, जो अपने मन का सा कोई काम हो तो कर लिया, वरना कभी बम्बई जाने की रहने की इच्छा भी नहीं हुई। हाँ, क्योंकि ज्यादातर अभी जो नौजवान है वो यही कर रहे हैं कि जो जबकि भी मेन मेरा दामाद भी इसी इंडस्ट्री में है, उसका एक सीरियल आ रहा है आजकल, वो जी टीवी पे शाम को 7 बजे, बस इतना सा ख्वाब। हाँ 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 हाँ, मैंने तो उसका वो जो क्रिएटिव प्रोड्यूसर और लेखक, वो मेरा दामाद ही है। तो कुल मिला के पूरी फैमिली और कहीं ना कहीं मेरा बेटा भी फिल्म इंडस्ट्री में ही है, लेकिन मेरी इतनी दिलचस्पी नहीं है। सब एक तरह से कला से ही जुड़े हुए हाँ, जुड़े सब कला। सब कला से ही जुड़े। तो कोई ऐसा विषय जो अभी आप सोच रहे हो कि आप बहुत समय से सोच रहे हो कि मैं वर्कआउट करना चाह रहा हूँ, भाई नहीं हो पा रहा, या कोई ऐसा विषय जो आप सोच रहे हैं कि इस पर अभी काम करना विषय बहुत सारे होते हैं, चाहिए? वो दिमाग में आते भी हैं, लेकिन जब तक वो परिपक्व नहीं हो जाए, जब तक वो कागज पे नहीं उतर पाते। एक विचार आपके दिमाग में आया, उसको आप अपने अंदर अंदर पकाते हैं, फिर उसके बाद से कागज पे उतारते हैं। तो ऐसे विचार बहुत आते रहते हैं। तो कभी ऐसा होता है जैसे आप ऑब्जर्वेशन पे चलते हैं, ये पूरा चीज जो है हम जो आसपास अपने समाज में देख रहे हैं, ऑब्जर्व आप कर रहे हैं, तो कभी ऐसा होता है कि आपने कहीं कुछ ऐसा देखा, हाँ भाई मुझे इस पे लिखना चाहिए, मैं कभी लिखूंगा, उसका वेट करूंगा कि जब तक वो पूरा विचार मैच्योर ना हो जाए, परिपक्व ना हो जाए दिमाग में, तब मैं लिखूंगा, लेकिन आपने वो नोट डाउन करके आपने लिख दिया हो कि हाँ एक लिस्ट होती है कि हाँ अब इस पे करना है, मतलब किस तरह से ऑर्गेनाइज करते हैं आप चीजों को? मैं वो ऑर्गेनाइज कुछ नहीं होता है, बस थोड़ा विचार आता है, उसके बाद वो अंदर पकता है, वो लिखा जाता है। अब जैसे विषय तो बहुत सारे हैं। अब एआई जो आजकल चल रहा है, विषय तो वो भी है। तो सोचता है आदमी कि इस पे कैसे कविता लिखी जाए, जो हमारी कहने पे कविता लिख देता। तो एक विचार घूमता ही है ना। और वो अगर सब काम एआई करने लग जाएगी तो फिर क्या करेगा कोई। तो कभी ऐसा हुआ है कि आप कहीं बैठे हो, अब आप कभी एक परिवार है, कभी उठना बैठना, कभी ऐसा हुआ बोल दिया आपको एब्रप्टली कि हाँ भाई अब कुछ सुनाइए, अभी बना के इंस्टेंट, आपने कभी ऐसा कुछ ना ना, ऐसा ऐसा कभी कर हुआ ना है? जी ना। ऐसा नहीं हुआ? अच्छा, तो आपकी फेवरेट कविता कोई और उसकी लाइन वो आपको सुनानी पड़ेगी, आज हमारे दर्शक सुनना चाहते हैं। देखो जी, हर एक कविता फेवरेट होती है, ऐसा कुछ नहीं है कि एक ही फेवरेट है। बस ये है कि किसी को लोग बहुत ज़्यादा पसंद करने लग जाते हैं, तो वो सोचते हैं कि ये मेरी फेवरेट है। फेवरेट तो आपकी सारी है। जैसे मैंने एक कविता लिखी थी, 21वीं सदी में ढूंढते रह जाओगे, तो उसका एक आध अंश सुनाता हूँ आपको। चीजों में कुछ चीजें, बातों में कुछ बातें वो होंगी जिन्हें कभी देख नहीं पाओगे। 21वीं सदी में ढूंढते रह जाओगे। बच्चों में बचपन, जवानों में यौवन। आजकल के बच्चे बच्चे नहीं रहे, टीवी कंप्यूटर ने उन्हें बड़ा कर दिया बहुत पहले। और कैसे कैसे डे आजकल मनाए जाने लगे हैं, तो उसका असर तो पड़ेगा ही ना। चीजों में कुछ चीजें, बातों में कुछ बातें वो होंगी जिन्हें कभी देख नहीं पाओगे। 21वीं सदी में ढूंढते रह जाओगे। बच्चों में बचपन, जवानों में यौवन, शीशों में दर्पण, जीवन में सावन, गांव में अखाड़ा, शहर में सिंघाड़ा, टेबल की जगह पहाड़ा और पाजामे में नाड़ा। ढूंढते रह जाओगे। आंखों में पानी, दादी की कहानी, प्यार के 2 पल, नल नल में जल, संतों की बानी, कर्ण जैसा दानी, घर में मेहमान, मनुष्यता का सम्मान, पड़ोस की पहचान, रसिकों के कान, ब्रिज का फाग, आग में आग, तराजू पे बट्टा और लड़कियों का दुपट्टा। ढूंढते रह जाओगे। तो ऐसी बहुत लंबी कविता है, तो ऐसे इसमें बहुत अच्छी बात आपने कही कि ये जो आप कह रहे हैं कि इसमें पूरी संस्कृति जिस तरह से हमारी बदली है, वो एक पूरे कविता में पूरे परिवर्तन का जिक्र हाँ, है। आपने कॉम्पैक्ट वे में उसको बता दिया है। तो आपकी कविताओं में, या आपको लगता है अभी जो
अभी हमने बात भी की है कि जो नौजवान हैं उनके में वेस्टर्न कल्चर का बहुत ही ज़्यादा कर लिया, शैडो कर लिया, बहुत ज़्यादा प्रभाव है वेस्टर्न कल्चर का, पश्चिमी संस्कृति का। तो आप उस बारे में क्या कहना चाहेंगे? या अभी आपको भी क्या उसमें थोड़ा-सा उनकी पश्चिमी संस्कृति का पुट डालना पड़ जाता है क्या? नहीं, संस्कृति तो भारतीय ही है जी। और पश्चिम का प्रभाव कपड़ों पे पड़ जाता है थोड़ी। वैसे अब जैसे आज से कुछ साल पहले तक हमने वृद्ध आश्रम नहीं सुने थे, ये अभी हमें सुनने को मिल रहा है ना। अब इस पर कैसे सोचा जाए, है ना, ये हमारी संस्कृति तो नहीं है। तो मैंने इस पे अब इसे क्या है कि लोग कह देते हैं ये चुटकुला हो गया। चुटकुला बहुत मुश्किल विधा है, कहना आसान है, बहुत मुश्किल होता है। हँसाना बहुत मुश्किल है। नहीं, हंसाना नहीं, चुटकुला गढ़ना कितना मुश्किल होता है। तो इस पर मैंने गढ़ा बकायदा कि भाई ये हरियाणा में आपको वृद्ध आश्रम की समस्या बहुत कम मिलेगी। हरियाणा में अगर बूढ़े को पता लग जाए कि बेटा मुझे वृद्ध आश्रम में छोड़ के आने वाला है, तो बाप खुद बेटे को अनाथालय छोड़ गया है, बोले जमा कर लो, इसने मेरा ना ही हो। तो ये उस विषय पे आपका कटाक्ष चल गया, आपने बात वहां तक पहुंचा दी। तो ये भी तरीका है ना, हास्य से पहुंचाना बहुत आसान हो जाता है। जैसे जब आप कोई कुनैनी की गोली खाते हैं और ऊपर मीठा वो चढ़ा रहता है कवर, तो आदमी आराम से खा लेता है। तो ये हमारा तरीका वही है। कड़वी बात है, कड़वी बात है, चाशनी में डुबो के कही जाती है, तो अंदर पहुंच जाती है, तो असर करती है। मेरी कविताओं में यही मामला अधिकतर है। तो देखते हैं कभी ऐसा कि मतलब हाँ, बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, फर्क पड़ता है, बहुत पड़ता है। तो बिल्कुल पड़ेगा जीवन में भाई। जीवन एक एक चीज से सीखा जाता है। जो आते हैं वो आपको सुनने आए हैं ना, तो वो उनके ऊपर इम्पैक्ट तो पड़ेगा ही ना। अगर आप उन्हें वाहियात सुनाओगे तो वो वैसा हो जाएगा उनका व्यवहार, और ढंग से सुनाओगे, ढंग से हंसाओगे तो वैसा हो जाएगा। ये फर्क तो आता है। क्या लगता है इतना सब कुछ, कई बार होता है ना कि आप इतना यहाँ तक पहुंच गए, क्या लगता है कि अभी और क्या कुछ करना बाकी है कविताओं में ही, या कुछ और भी आपके ऐसे प्लान? देखो जी, ये हंसाना तो एक ऐसा शुद्ध काम है जिसमें कभी भी आदमी सोचता नहीं है कि इसके बाद मैं क्या करूं। अरे लोगों को हंसाओ भाई। लोग इतने तनाव में, अगर आप 15-20 मिनट उन्हें तनाव मुक्त कर रहे हैं और उनको अंदर खुशी दे रहे हैं, तो इससे बड़ा पुण्य का काम क्या है। मैं तो ये मानता हूँ, बिना अश्लील हुए, बिना द्विअर्थी संवाद के, शुद्ध हास्य से आप उन्हें हंसा रहे हैं, तो इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है। मैं तो चाहूंगा मैं जीवन भर यही करता रहूं। तो जैसे आपने बताया कि आपके परिवार के आपके बेटे हैं और आपके दामाद हैं, वो भी इसी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। तो कभी ऐसा लगा कि उनकी, क्योंकि वो बहुत ही एक एडवांस और बहुत ही वास्ट इंडस्ट्री है बॉलीवुड, तो कभी ऐसा लगा कि विचारों में कोई मतभेद, क्योंकि वहाँ का कल्चर बिल्कुल अलग है, आप एक अलग ही सिनेरियो में है, वो एक अलग, कभी ऐसा लगा हर पीढ़ी का दूसरी पीढ़ी से विचार में परिवर्तन तो होगा ही होगा। ये तो स्वाभाविक है, तो बड़ा स्वाभाविक है। हाँ। ये तो नियम है। हर आने वाली पीढ़ी, नई पीढ़ी, पुरानी पीढ़ी में फर्क तो आएगा, वो होता है, कोई दिक्कत। उसके साथ आपको एडजस्टमेंट करनी ही पड़ती है, वो करनी चाहिए। नई पीढ़ी से भी सीखना चाहिए कि नई पीढ़ी क्या सोच रही है, तो उससे सीखना चाहिए, और वो सीखना चाहिए तो अच्छी बात हो, ताकि आप लोगों को और सिखा सकें। तो इसलिए नई पीढ़ी बहुत आगे की पीढ़ी है भाई। ये टीवी कंप्यूटर युग की पीढ़ी है, ये बहुत आगे की सोचती है। तो आपके भी तो विचारों का प्रभाव पड़ा। हम तो मेरे बेटे पर पढ़ना चाहिए, और उसका प्रभाव अच्छी बात होगी तो मुझे भी पढ़नी चाहिए। ये तो परिवर्तन में लेन देन तो जरूरी है। हर नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ी से लेती है, और पुरानी पीढ़ी भी नई पीढ़ी से ले तो अच्छी बात है। अब कब तक हम पुरानी परंपराओं पर चलेंगे। परिवर्तन ही सृष्टि का नियम है, परिवर्तन जरूरी है। तो आज हम डिस्कस भी कर रहे हैं कि एक तो हंसाना बहुत मुश्किल है लोगों को, मुझे लगता है बहुत टफ काम है। रुलाने के लिए बहुत लोग बैठे हैं, लेकिन रुलाने के तो आपके रिश्तेदार बहुत हैं लेकिन हंसाना बहुत मुश्किल है। तो आपको क्या लगता है कि आज
बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, छोटे छोटे बच्चे, एक तो हम ये सुनते हैं कि ज्यादा कुछ स्ट्रेस नहीं हो, इवन दिन एग्जाम्स का स्ट्रेस होता है तो वो सुसाइड कर लेते हैं या कुछ। कितनी खतरनाक बात है। बहुत ही बड़ी बात, मतलब बहुत ही ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण मैं कहूंगी ये बात है। तो आप उस बारे में क्या कहना चाहेंगे, नौजवानों को कोई ऐसा मैसेज? भाई तुम नहीं, नौजवान से पहले मैं उनके माँ बाप को मैसेज देना चाहूंगा कि बच्चों को इतना तनाव मत दो, उन्हें खिलने दो, उन्हें उड़ने दो, वो अपना रास्ता स्वयं बना लेंगे। आप स्ट्रेस डाल देते हो कि तुझे ये बनना है, तो उस तनाव में आदमी फिर ये सब स्थितियां होती हैं। उसे खिलने दो ना बेचारे को, अपने अपनी स्वाभाविक उड़ान उड़ने दो। हमसे मेरे पिता ने कभी नहीं कहा कि तू अच्छा 1 साल नौकरी की कोशिश करने का, तू नौकरी की कोशिश करता रहे तो नौकरी कर, नहीं कहा। जबकि वो खुद टीचर थे और कभी सम्मेलन में भी जाते थे, उन्हें लगता था कि भाई नौकरी हो जाए तो आसानी रहती है, क्योंकि एक बंदी बधाई तनख्वाह होती है, ये बड़ा फर्क पड़ता है उस बात का। लेकिन वो ये भी जानते थे कि समय आगे परिवर्तन होगा, ये अपने आप कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं। कभी उन्होंने कोई इस तरह का तनाव मुझे दिया नहीं, मैंने को क्या सब्जेक्ट लेना है, कभी तनाव नहीं दिया इस तरह की। ये आप बच्चों को ही तनाव दोगे तो बच्चा फिर कैसे डेवलप होगा। शायद यही कारण था कि आप अपनी योग्यता को और उभार पाए। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत जरूरी था। अगर वो शुरू में जब कहते नहीं तू तो साइंस ले और डॉक्टर बन, तो फिर मैं क्या होता। ये माँ बाप को चाहिए कि बच्चों को इतना दबाव ना डालें, इतना प्रेशर ना डालें कि वो उसकी स्वाभाविकता खत्म हो जाए बच्चे की। और सर बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके, और उम्मीद करती हूँ कि हमारे दर्शकों को भी अपने बहुत सारे सवालों के जवाब मिलेंगे, आपके बारे में और जान पाए हैं जितना वो जानना चाहते थे, उससे ज्यादा आपने बताया। आपका हमारे शो पर आने के लिए बहुत 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 शुक्रिया। बहुत धन्यवाद। तो ये थी हमारी आज की मुलाकात अरुण जैमिनी जी के साथ। अगर आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में या फिर दिए गए नंबर या ईमेल आईडी के द्वारा हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगली बार फिर उपस्थित होंगे एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।